फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है दिसंबर 2024 में, उसके लिए मैंने आपकी CDP की क्लास स्टार्ट कराई है, जिसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए जाएंगे। ये जो क्लास है आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता दिसंबर 2024 का, तब तक ये सीरीज़ आपकी चलेगी। ठीक है, अब देखिए जो आपका इस टाइम जो मेरी क्लासेस चल रही हैं, जिन बच्चों का SST पेपर 2 है, जिन बच्चों का SST सब्जेक्ट है पेपर 2 में, उनके लिए NCERT की क्लासेस चल रही हैं। NCERT की बुक की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें से आपकी 6th क्लास की बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। 6th क्लास की बुक जो है वो आपकी कंप्लीट होने वाली है, सिर्फ एक ही चैप्टर वहाँ पर आपका बचा है। देखिए जब आपके 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे 6th क्लास की बुक के, उसके बाद आपकी मैराथन क्लास ली जाएगी। मैराथन क्लास में वही क्वेश्चन लिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं SST हिस्ट्री के। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपकी प्रीवियस ईयर में आए हैं 6th क्लास की बुक से जो हिस्ट्री की है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर किए जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए जो आज आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, ये आपका CDP पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए बिल्कुल सही है। बच्चे के विकास पर, जब बच्चे का जो इन्फेंसी पीरियड होता है, शैशवावस्था होती है, उसके बाद से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे के जो विकास है उस पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो देखिए कथन ए जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तर्क क्या दिया हुआ है, यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था जो है वो संवेदनशील अवधि है। तो देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी जो बच्चे का शुरुआती जो वर्ष होते हैं वो विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बाल्यावस्था और जो आपका चाइल्डहुड, जो आपकी एडोलसेंस होती है, जो आपका किशोरावस्था होती है, वो एक संवेदनशील अवधि होती है विकास के, जो मस्तिष्क का विकास होता है उसके लिए। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। जो तर्क आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया है। तो देखिए एक बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और कुछ सहायता द्वारा, इसका मतलब क्या है, हेल्प की बात हो रही है कि हिंट के द्वारा बच्ची उस कार्य को पूरा कर सकती है। तो लेव वाइगोत्स्की इस चीज़ के बीच के अंतर को क्या नाम देते हैं, बुद्धि, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर पाण, या फिर समायोजन। तो देखिए अगर यहाँ पर हिंट की बात हो रही होती कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, सहायता द्वारा किसी कार्य को पूरा कर रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका स्कैफोल्डिंग। हिंट अगर कहीं पर दिया जाता है वो क्या होती है आपकी स्कैफोल्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है आपसे अंतर को क्या कहेंगे, तो जो अंतर होता है उसको बोलते हैं हम ZPD। क्या होता है आपका ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है। देखिए जो आपका इंटरेक्शन बच्चे करते हैं, जो पारस्परिक अध्यापन होता है वो किस चीज़ पर आधारित होता है, व्यवहारिक सिद्धांत पर, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम पर, अधिगम के सूचना संप्रेषण सिद्धांत पर, या फिर हॉवर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि संप्रत्यय पर। तो देखिए जो पारस्परिक अध्यापन है, मतलब जो इंटरेक्शन से बच्चा कार्य करता है, ठीक है, तो वो उस पर फोकस सबसे ज़्यादा किसने किया, तो वो थे आपके कौन थे, लेव वाइगोत्स्की। कौन थे, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की। तो देखिए यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत है, तो वो है सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पारस्परिक अध्यापन की जो शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली है वो किस पर आधारित है, तो वो है सामाजिक सांस्कृतिक उपागम पर। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3 आयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए इस मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है। तो देखिए यह चीज़ क्या दर्शाती है, आत्म केंद्रिता को दर्शाती है, जीववाद को दर्शाती है, वस्तु स्थायित्व को दर्शाती है, फिर परिकल्पनात्मक चिंतन को दर्शाती है। तो देखिए जीववादी सोच आपकी क्या होती है, एनिमिज्म, जब बच्चे निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव गुणों को देखते हैं, वो क्या होता है आपका जीववादी सोच होती है। वस्तु स्थायित्व कब होता है, जब बच्चे छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, वो होता है आपका वस्तु स्थायित्व। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं कि एक बच्चा
उसी इमेज को किसी और तरीके से देख रहा है, तो वहाँ पर क्या चीज़ होगी जीन पियाजे के अनुसार, तो वो होगा आपका ईगो सेंट्रिसिज्म, आत्म केंद्रीयता। क्या हो जाएगी? आत्म केंद्रीयता, कि बच्चा है उसका एक ही पॉइंट वो देख पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ईगो सेंट्रिसिज्म। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्म केंद्रीयता जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है आपका, सलमा 5 वर्षीय लड़की है। वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देशन के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो देखिए, धीमी गति से सीखने वाली शिक्षार्थी, कम बुद्धि लब्धि वाली बालिका, प्रतिभाशाली या फिर स्वलीन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही हो जाएगा? तो वो कौन सी है? तो जो उसके अंदर गुण है वो कौन सा है? वो है प्रतिभाशाली। क्या हो जाएगी? कौन सी योग्यता है? तो वो है प्रतिभाशाली। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्य को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। वह किस चीज़ का उदाहरण है? तो देखिए ऐसा अक्सर देखा जाता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्य ज़्यादातर कराए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए वो किस चीज़ का उदाहरण है? जेंडर रूढ़िवादिता का है, जेंडर निष्पक्षता का है, जेंडर समानता का है, या फिर जेंडर प्रासंगिकता का है। तो देखिए यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कौन सा है? जेंडर स्टीरियो टाइप। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए किस और किस के समावेशन को प्रस्तावित करती है? तो देखिए, समूह कार्य, स्वयं आकलन, परियोजना मानकीकृत परीक्षण, पोर्टफोलियो बनाना, या फिर मानक निर्देशित या मानदंड निर्देशित परीक्षा। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो देखिए जहाँ पर भी आपका स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आते हैं वो क्या होते हैं आपके? वो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, मानकीकृत परीक्षा ये आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं पेडागोजी में, तो ये भी आपका गलत है। मानक निर्देशन ये भी आपका क्या है यहाँ पर? मानदंड निर्देशित परीक्षा ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन ए है समावेशी शिक्षा। देखिए शिक्षा होगा यहाँ पर, समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती। देखिए जो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती, ये आपका बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि जो समावेशी शिक्षा है वो प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती है। तो कथन ए जो है वो आपका बिल्कुल गलत है। तर्क आर दिया हुआ है, समावेशी शिक्षा सिर्फ, अपूर्णता, देखिए केवल, ओनली। तो देखिए ये वर्ड भी आपका बिल्कुल गलत है। जहाँ पर भी ओनली आपको देखने को मिल जाए नेगेटिव पर्सपेक्टिव से वो आपका बिल्कुल गलत होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ये तो आपका बिल्कुल गलत है। ए और दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है, ये भी आपका गलत है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके क्या है? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ए और आर दोनों ही क्या है? यहाँ पर गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, हार्दिक को कम दिखाई देता है। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चल सकता है कि उसे कम दिखाई देता है? तो देखिए कौन सी प्रतिक्रिया है जो ये बताने में मदद करेगी टीचर को? पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना, श्यामपट्ट पर लिखे हुए को दूर से ही स्पष्ट रूप से पढ़ना। देखिए दूर से बच्चे स्पष्ट देख पा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर दृष्टिकोण में तो दिक्कत है नहीं। बारीक मुद्रक वाले कार्यपत्र को तुरंत पूरा करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए जब बच्चे को दृष्टिबाधिता है तो वो छोटे छोटी बारीक मुद्रक को भी नहीं पढ़ सकता है। भौतिक नक्शों को पढ़ना जिसमें सूक्ष्म जानकारी दी जाती है, तो देखिए ये भी आपका गलत है। कौन सा पॉइंट यहाँ पर आपका सही होगा? तो पढ़ने के दौरान आंखें मिचमिचाना, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? मतलब अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि होती है उससे क्या तात्पर्य है? तो देखिए जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, जो क्या होती है आपकी इंटरपर्सनल, क्या होती है? इंटरपर्सनल जो आपकी बुद्धि होती है उससे क्या तात्पर्य है? जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए उनका प्रयोग करने की योग्यता, दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने और उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा? तो देखिए जब इंट्रापर्सनल की बात होती है इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम अपनी आंतरिक भावनाओं को पहचान रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपका क्या होगा? ये तो होता अगर इंट्रापर्सनल आपसे पूछ रहे होते तो, अंतरा व्यक्तिक अगर पूछ रहे होते, लेकिन उन्होंने पूछा है अंतर्व्यक्तिक, तो वो क्या होती हैं? इंटरपर्सनल, दूसरों के मनोभाव को, दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने की योग्यता। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है,
जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से, देखिए वयस्कों से भिन्न नहीं है, गुणात्मक रूप से भिन्न है, मात्रात्मक रूप से भिन्न है या फिर काफ़ी मिलती जुलती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो इस बार के एग्जाम में भी आया था, जो आपका 7 जुलाई को एग्जाम हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है गुणात्मक रूप से क्या होती है, भिन्न होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है। तो देखिए जो गणितीय अधिगम अक्षमता है वो क्या कहलाती है, गणितीय समन्वय वैकल्य, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य या फिर लेखन वैकल्य। तो देखिए जब बच्चे को गणितीय अधिगम अक्षमता होती है तो वो क्या कहलाता है आपका, तो वो कहलाता है आपका गुणज वैकल्य। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो आपके सिर्फ इतने ही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।